Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में से आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स का रेडियस फाइंड करने के लिए फार्मूला देखा था 0.5 to 9 डिग्री एंगस्ट्रम इनटू एन स्क्वायर। अब हम डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी फाइंड करेंगे। याद रखिएगा, जो एनर्जी है, एनर्जी दो पार्ट्स में होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। नंबर 2 है पोटेंशियल एनर्जी। जहां पर भी दो चार्ज्ड पार्टिकल पास रखे जाते हैं, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस भी चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज्ड पार्टिकल है, तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कैसे करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी देखें, हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी पर इसकी एनर्जी जीरो होगी। वजह क्या है इन्फिनिटी पर एनर्जी जीरो होने की? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इट्स फ्री फ्रॉम अट्रैक्शन। इस पर कोई न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं है। हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इन्फिनिटी से पकड़कर डिस्टेंस r पर लाना चाह रहे हैं। दिस इज डिस्टेंस r। यहाँ पर इसको डिस्टेंस r पर लाने के लिए जो वर्क डन होगा, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी F इंटू डी के। अब यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स आएगी कूलम्स लॉ से, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है, और ये है जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इसने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर, ये जो चेंज है दैट इज डी आर। तो हम इस सारी फोर्स को डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये एक्चुअली वर्क डन है। और ये वर्क डन कौन सा है? जो हमें करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से डिस्टेंस r पर लाने के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकें फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। तो ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी है इन्फिनिटी से डिस्टेंस r, जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है इतनी, जबकि ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है, ये डी आर है। यानी ये हमारे पास एफ है और ये वाला हमारे पास डी है। अब चूंकि z यहाँ पर कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन ये सारे कांस्टेंट हैं, तो हम कांस्टेंट्स को यहाँ पर अलहदा कर लेते हैं। जबकि जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो रेडियस को या डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर है, इंटू डी आर। डी आर से मल्टीप्लाई कर दें।
आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो ये आर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि जितनी टोटल पावर है, यहाँ पावर टोटल कितनी है -2, उसमें एक ऐड कर देते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं और फिर टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं। देखिए पावर कितनी है -2, उसमें एक ऐड कर दिया +1 और टोटल पावर कितनी है -2 + 1, तो ये -2 + 1 से डिवाइड कर दिया। जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, ये तो सारे कांस्टेंट थे। यहाँ देखिए R2 -2 + 1 कितना बच गया -1 और 2 -2 + 1 -1, ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ गया, जबकि R-1 को हम 1/R भी लिख सकते हैं। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा -GE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R। तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों नेगेटिव साइन आया यहाँ पर? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, ये अब न्यूक्लियस के अंदर आ चुका है, अब इन्फिनिटी पर नहीं है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई -GE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R। देखें ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एक्चुअली हमारे पास चार्जेस हैं, जब भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी होती है तो चार्ज विद साइन लगाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, यानी उस पर चार्ज कितना आ जाएगा E+, और जितने प्रोटॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ये न्यूक्लियर चार्ज है। और फिर इसके बाद है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज है, उसका साइन नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए चार्ज हमेशा साइन के साथ लगाए जाते हैं, यानी ये हमारे पास अगर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है तो यहाँ पर जो Q1 ओवर Q2 है ये विद साइन लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर जो चार्ज है नेगेटिव साइन आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव साइन आएगा तो शुरू हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। एक E है दूसरा ZE है तो ये बन जाएगा ZE²। और जो नेगेटिव साइन है एक प्लस है एक माइनस है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये ओवरऑल यहाँ पर नेगेटिव साइन शुरू में आ जाएगा ZE² ओवर R²। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ये ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर R आ जाएगा जब हम इसको इंटीग्रेट करके लेके आएंगे चार्जेस के लिए। तो ये नेगेटिव साइन आने की वजह एक्चुअली तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस में जब वो इन्फिनिटी पर था, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे था तो उस पर कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, एनर्जी 0 थी। लेकिन जब वो उसके किसी भी ऑर्बिट में आया, न्यूक्लियस की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ गई तो उसकी एनर्जी लेस देन 0 होगी, यानी उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। और वैसे भी कूलम्स लॉ से भी जब हम पोटेंशियल एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल के लिए यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तो फिर ये Q1 Q2 के साथ हम साइन भी लगाते हैं, उस साइन की वजह से भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आप इसको किसी भी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हमें किनेटिक एनर्जी का भी पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी का भी पता चल गया है, तो हम यहाँ से टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, किनेटिक प्लस पोटेंशियल। किनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी GE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R, और ये नेगेटिव साइन है ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर आपको रेडियस वाला एक्सप्रेशन याद हो, हमने कहा था कि जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल सर्कल में तब रिवॉल्व करता है जब उस पर दोनों तरह की फोर्सेस इक्वल हो जाती हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, मास m है, रेडियस r है। तो ये तभी रिवॉल्व करेगा जब दोनों तरह की फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। एक का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² ओवर r, और दूसरी फोर्स थी या जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थी, दैट वाज GE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R²।
तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल कर देंगे जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन है और एम बी स्क्वायर आर जो है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें एम बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ये वाली। एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो हम यहाँ पर एम बी स्क्वायर की जब वैल्यू लगाएंगे जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये वाली वैल्यू एम बी स्क्वायर की वैल्यू लगा दें यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये एम बी स्क्वायर की जब वैल्यू यहाँ पर लगेगी तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके जी स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन आर बन जाएगी। इस तरह हम ये वाला एक्सप्रेशन पहले ही पढ़ चुके थे रेडियस वाले टॉपिक में। एम बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर दोनों फोर्सेस को बैलेंस करके लगा देंगे तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसमें कॉमन ले लें तो यहाँ कॉमन आ जाएगा जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर। यहाँ क्या बच जाएगा 1/2 और ये 1/1 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लें, 2 यहाँ पर एलसीएम ले लें। जब 2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2 या -1, ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ जाएगी माइनस जी स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन आर। ये टोटल एनर्जी भी नेगेटिव आई है ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर हमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी है किसी भी ऑर्बिट के लिए तो हमें यहाँ पर रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें पता है जी ई स्क्वायर, चार्ज का भी पता है, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब हम यहाँ पर आर की वैल्यू लगाएंगे, आर की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी, एप्सिलॉन एन स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर पाई एम जी ई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आर की वैल्यू लगाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पाई से पाई जो है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जी है, दिस इज फॉर एटॉमिक नंबर नॉट टू, एटॉमिक नंबर है जी ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन, एक ही नेगेटिव साइन रहेगा। ये ये ऊपर आ जाएगा माइनस जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। 8 के बाद ये हमारे पास एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई होगा तो एप्सिलॉन स्क्वायर बन जाएगा, एन स्क्वायर बन जाएगा, एच स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं एम जेड ई स्क्वायर, ये ऊपर चले जाएंगी। एम जेड ई स्क्वायर ये ऊपर चले गई वैल्यू। तो अब देखिए ये जी है, जी इंटू जी, जी का स्क्वायर आ जाएगा। एम वैसे ही आ जाएगा साथ, ई स्क्वायर ई 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा एनर्जी का। यहाँ से देखें हमें सारे कांस्टेंट्स का पता है, एन की वैल्यू साइड पे कर लेते हैं, जी की वैल्यू 1 है। तो ये सारे कांस्टेंट आ जाएंगे, इन कांस्टेंट को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी जूल में आ जाएगी। 1/n², n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, शेल नंबर है। n की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लगाकर हम डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जीज फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू जूल में आ गई, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज हमने लगा दी हैं। अगर हमने इसको किलो जूल में निकालना है तो किलो जूल में निकालने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी किलो जूल। अगर एनर्जी किलो जूल पर मोल में निकालनी है तो पर मोल में निकालने के लिए हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी किलो जूल पर मोल। पहले एनर्जी जूल में है, 1000 से डिवाइड किया किलो जूल, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स की वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में लगाते जाएंगे 1 2 3, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आती जाएगी, हर ऑर्बिट की डिफरेंट एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एन की वैल्यू 1 हो तो ये हमारे पास -1313, इसका मतलब है ये सबसे कम एनर्जी है पहले ऑर्बिट में। अब 2 लगाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 to 8। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी 3 to 8 है, -3 to 8 किलो जूल पर मोल। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट की, फोर्थ, फिफ्थ और फाइनली अगर हम इन्फिनिटी लगाएंगे यहाँ पर तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा,
तो ये 0 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। इसका मतलब अब इस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और ये मैक्सिमम एनर्जी है। सबसे लो एनर्जी पहले ऑर्बिट में होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाती है और उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिजाइड कर सकता है जिसके साथ उसकी एनर्जी मैच कर जाए। अब एनर्जी इसका मतलब है ये क्वांटाइज्ड वैल्यूज हैं, इतनी एनर्जी होगी तो वो पहले ऑर्बिट में होगा। अब यहाँ पर अगर एनर्जी 3 टू 8 होगी तो वो दूसरे ऑर्बिट में होगा। इनके इन बिटवीन एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है। यानी ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं है जिसमें एनर्जी की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम में एनर्जी की वैल्यू किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू -300 किलो जूल पर मोल हो। ऐसा कोई भी ऑर्बिट नहीं होगा। ये फिक्स वैल्यूज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। फर्दर इनमें गैप्स देख लेते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड के दरमियान गैप निकालें तो 984। इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट की तरफ जाता है तो एनर्जी में इतना चेंज आता है। सेकंड और थर्ड का, फोर्थ फिफ्थ का निकाल लें तो ये देखें जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे ये डिफरेंस कम होता जाता है और अल्टीमेटली इन्फिनिटी पर जाकर अगर हम इसको सॉल्व करें, इन्फिनिटी पर एनर्जी जीरो है, माइनस यहाँ पर भी माइनस आएगा तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी प्लस में, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब है यहाँ पर जाकर वो आयोनाइज हो गया है। अगर वो फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट थर्ड में जाता है तो वो एक्साइट हो रहा है, लेकिन जब वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो इन्फिनिटी पर पहुंचने के बाद वो आयोनाइज हो गया है। फर्दर देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, सेकंड की, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की एनर्जी है। अगर फर्ज करें मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 800 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखें जब मैं 800 हाइड्रोजन का एटम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ था, ये फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी है -1313, मैंने उसको 800 एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर दी है। तो 800 इसमें से माइनस कर दें अगर तो ये बच जाएगा -53। अब देखें क्या -53 किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी है? नहीं है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एक्सेप्ट करेगा या उतनी एनर्जी रिलीज करेगा कि वो नेक्स्ट किसी भी लेवल के इक्वल हो जाए। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी एनर्जी 3 टू 8 हो जाती है, तो वो ज़रूर पहले से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके चले जाएगा। इसी तरह अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि उसकी एनर्जी 140 -140.45.92 हो जाए, तो इसका मतलब है वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि ये किसी भी ऑर्बिट से मैच कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा जो उससे ऊपर या नीचे वाले किसी भी ऑर्बिट से मैच करेगी। अगर वो एनर्जी किसी भी ऑर्बिट से मैच नहीं कर रही है तो इलेक्ट्रॉन उस तरह की एनर्जी ना तो रिलीज करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। यानी ये जो एनर्जी की वैल्यू दी हुई है हमने हाइड्रोजन के लिए सॉल्व की हुई है, ये वाली एनर्जी की वैल्यू, इनकी इन बिटवीन कोई एनर्जी की वैल्यू नहीं है। इलेक्ट्रॉन या तो उसकी एनर्जी ये होगी पहले ऑर्बिट में रहेगा, अगर ये वाली है दूसरे ऑर्बिट में रहेगा। इनके दरमियान ना तो कोई एनर्जी की वैल्यू है ना कोई ऑर्बिट मौजूद है। तो ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं एनर्जी की। यही बोर का मॉडल जो था वो डिफरेंट था रदरफोर्ड के मॉडल से, कि उसने, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि क्लोज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। उसने एनर्जी फिक्स का आइडिया नहीं दिया, इसने कहा था नहीं, एनर्जी फिक्स है। एनर्जी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रह सकता है जिसके साथ उसकी एनर्जी मैच कर जाएगी। अब ये तो था, हमने इसको हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया। अगर हम दूसरे एलिमेंट्स किसी के लिए भी सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हमें जी की वैल्यू देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पर जी की वैल्यू हमने हाइड्रोजन के लिए 1 लगाई हुई है। तो अगर हम यहाँ पर जी का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन ये वाला, तो यहाँ देखें ये जी स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर जी स्क्वायर साथ लेके चलें तो हम हीलियम के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और बाकी एलिमेंट्स के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगरचे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, जैसे हीलियम है, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आप हीलियम प्लस के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर आपने उसका एटॉमिक नंबर की वैल्यू 2 लगानी है, यानी 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है
ये 4 टाइम चेंज आएगी हाइड्रोजन से, यानी 2 का स्क्वायर मीन्स 4 आ जाएगा, तो ये 4 टाइम्स उससे डिफरेंट आएगी। इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन की आयोनाइज़ेशन एनर्जी 1313 आ रही थी, तो हीलियम की आयोनाइज़ेशन एनर्जी उसके उससे 4 टाइम्स ज़्यादा आएगी। तो आप यहाँ पर Z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए ये डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि ये जो एनर्जीज का डिफरेंस है डिफरेंट ऑर्बिट के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट ऑर्बिट्स में कितना आएगा एनर्जी का गैप, ये हम सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन में जी स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करके। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एनर्जी डेरिवेशन देखी और डिफरेंट जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं उनमें एनर्जीज के गैप्स देखे, और फिर ये भी देखा कि ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं, ये ऑर्बिट इनकी एनर्जीज फिक्स हैं, इनके दरमियान कोई एनर्जी की वैल्यू नहीं है। अगर इतनी एनर्जी किसी की इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब या गेन करे कि वो ऊपर या नीचे वाले ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर हो जाए, तो फिर वो एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा। अगर वो किसी से मैच नहीं कर रही, तो वो ऐसी एनर्जी को रिजेक्ट कर देगा, वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, रिलीज भी नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच।